प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीआईसी प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट 17 के अंतर्गत 80 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। यह प्रश्नोत्तरी आपको टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी आदि हिंदी विषय के पूछे जाने वाले वनडे एग्जाम में आपको बहुत रामबाण सिद्ध होगी। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक की बटन जरूर दबा दें। चलते हैं प्रश्नोत्तरी नंबर 1 पर। और प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे तो एक प्यारा कमेंट जरूर करें। बताइए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 1 बताइए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशव दास को। बताइए, केशव दास कौन है? रीतकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें रीतकाल का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। आप इसे जो भी याद करिए, किसने माना है रीतकाल का प्रवर्तक? केशव दास को। बताइए, तो मिश्र बंधुओं ने माना है। क्या इसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे मिश्र बंधुओं ने माना है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है, नागेंद्र ने भी माना है। किसने? नागेंद्र ने भी माना है। कठिन काव्य का प्रेत इन्हें क्यों कहा जाता था? बताइए, इनके कविता में बहुत जटिलता थी, इनकी भाषा बहुत कठिन थी। इनकी भाषा जो थी बहुत कठिन थी। और क्या था बताइए? और ये अलंकार का बहुत प्रयोग किए थे, अलंकारिक भाषा का बहुत प्रयोग किए थे, जिसे आम साधारण पढ़े लोगों को समझ में नहीं आता था। इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक कौन सा है? बताइए, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक जो है ध्रुव सामनी को माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम ध्रुव सामनी का पोस्टमार्टम करते हैं। ध्रुव सामनी कब लिखा गया है? बताइए, 1933 ईस्वी में इनका अंतिम नाटक लिखा गया है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? बताइए, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक आपको बताना है। बताइए कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका प्रथम नाटक है सज्जन। कौन सा है? सज्जन। कब लिखा गया? बताइए, 1910 ईस्वी में लिखा गया है। छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक। बताइए, काशी का 80 इसमें किसका उपन्यास है? तो काशी का 80 जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, इसमें किसका वर्णन है? काशी के जो 80 घाट है, काशी माने बनारस, इसमें बनारस का वर्णन है। बनारस का सभ्यता संस्कृति का वहाँ का वर्णन इसमें है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो काशी के 80 घाट है, काशी में कितने घाट हैं? गंगा जी पर, काशी में जो गंगा जी पर 80 घाट है, गंगा जी पर 80 घाट हैं, वहीं की संस्कृति का वर्णन किया गया है। इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यासकार कौन है? बताइए, इसमें आंचलिक उपन्यासकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लिया। तो इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? तो फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताइए, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? बहुत प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा? मैला आंचल। मैला आंचल, इसे आप जरूर नोट कर लिया। कब लिखा गया था? 1954 ईस्वी में लिखा गया था ये उपन्यास। इसमें कहाँ की कथा है? बहुत बार पूछा जाता है। बिहार का पूर्णिया जिला। कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला। और कौन सा गांव है? मेरीगंज गांव की कथा है। कहाँ की कथा है? मेरीगंज गांव की कहा ये पर लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद
कर लिए। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है मैला आंचल को। इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम उपन्यास होते हैं, प्रथम कहानी होते हैं, प्रथम रचनाएं होती है, इसे जरूर आप याद करना चाहिए। देखिए आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फैश्वरनाथ रेणु। इनका प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। और कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। कहाँ की इसकी पृष्ठभूमि है? तो बिहार के पूर्णिया जिला की मेरीगंज गांव की कथा है। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, मैला आंचल को। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। कादम्बरी, बताइए कादम्बरी का रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 5 के कादम्बरी किसकी रचना है बताइए? तो कादम्बरी जो है बाण भट्ट की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कादम्बरी में किसकी कथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राजा जो था, राजा कौन था कादम्बरी में? चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ राजा था। और रानी कौन थी बताइए? रानी कौन थी बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी थी। कादम्बरी रानी की प्रेम कथा, इसमें क्या है? प्रेम कथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर। उनके कितने जन्मों की प्रेम कथा है? 3 जन्मों की प्रेम कथा है। 3 जन्मों की प्रेम कथा है कादम्बरी में, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी जो है विस्तृत व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 6, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? बताइए, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बताना है इसमें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चार चंद्र लेख। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताइए, चार चंद्र लेख किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक राग दरबारी किसका है बताइए? ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। 1968 में लिखा गया राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, इसे भी जरूर जानिए। चार चंद्र हजारी प्रसाद। अंधेरे बंद कमरे किसका बताइए? ये मोहन राकेश का उपन्यास है, मोहन राकेश का है। गुनाहों का देवता किसका है बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता जो है 1900 कब लिखा गया था? 49 ईस्वी में लिखा गया था। किसका उपन्यास है बताइए? धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ये बनारस की इसकी कथा वस्तु है। कहाँ की कथा वस्तु पर लिखा गया है? बनारस की पृष्ठभूमि पर इसकी कथा वस्तु है, इसी याद कर लिए। बनारस की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है गुनाहों का देवता, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक है, बताइए इसमें कहाँ समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो है कमलेश्वर माने जाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमलेश्वर का एक पत्रिका पूछी जाती है, बताइए कौन सी इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है? इनकी एक पत्रिका थी, कौन सी थी? कमलेश्वर की पत्रिका बताइए, बहुत प्रसिद्ध थी, सारिका पत्रिका। कौन सी थी? सारिका पत्रिका के संपादक थे सारिका, इनकी पत्रिका थी सारिका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लेंगे। इनका क्या पत्रिका थी? सारिका। कब प्रकाशित हुई थी बताइए? तो समानांतर जो कहानी चला था कब तक चला था? 1972 के लमसम चला था, उसी में एक प्रकाशित हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 8, बताइए चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? बताइए चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? तो ये बटरोही की रचना है। किसकी रचना है? चल खुसरो घर आपने बटरोही की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? बताइए जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नमिता सिंह की ये
कृति है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आदिवासियों के जीवन पर लिखा गया है। जो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के जीवन पर लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिएगा, लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10 बताइए, कविता क्या है, निबंध के लेखक का नाम छाटिए। बताइए कविता क्या है, निबंध किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर स्टार लगाकर नोट कर लीजिए, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो कविता क्या है, निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए यह किस चिंतामणि के कितने भाग में है। तो ये निबंध जो कविता क्या है, चिंतामणि के प्रथम भाग में लिखा गया है। चिंतामणि जो है उनका निबंध संग्रह है। क्या है, निबंध संग्रह। चिंतामणि के प्रथम भाग में, किस भाग में है, प्रथम भाग में ये लिखा गया है। पूछा गया ये प्रश्न है, बता दे रहे हैं, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। कब लिखा गया था बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1909 में लिखा गया था। कविता क्या है निबंध कब लिखा गया था, 1909 ईस्वी में लिखा गया था। इसे भी आप जरूर याद करिए। किस पत्रिका में छपा था, सरस्वती पत्रिका में छपा था। सरस्वती पत्रिका में कविता क्या है निबंध छपा था, ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलते प्रश्न नंबर 11, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। बताइए अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर निबंध पूछता है, अगर आपको क्या पूछता है, अर्धनारीश्वर निबंध पूछता है, तो ये निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है अर्धनारीश्वर नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर किन दो लेखकों का रचना है। तो विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर की, दोनों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना किया है। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर का है। अर्धनारीश्वर अगर उपन्यास पूछे तो किसका है बताइए, तो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। आप जरूर इसे नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है। खंजन नयन किसकी जीवन पर आधारित उपन्यास है। बताइए प्रश्न नंबर 12, खंजन नयन जो है किसकी जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो खंजन नयन बताइए, तो सूरदास के जीवन पर लिखा गया ये उपन्यास। किसने लिखा बताइए, तो खंजन नयन जो उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने लिखा है। किसने लिखा है, अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है, सूरदास के जीवन पर आधारित। बताइए तुलसीदास का जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर बताइए, तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है, मानस का हंस लिखा है। किसने, मानस का हंस, ये भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है, मानस का हंस। बताइए कबीर के जीवन पर कौन सा लिखित उपन्यास है, लोई का ताना। लोई का ताना जो है उपन्यास लिखा गया है। किसने लिखा है बताइए, लोई का ताना कबीर के जीवन पर उपन्यास, बताइए रागेय राघव ने लिखा है। किसने लिखा है, रागेय राघव। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी विस्तृत प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी हल करने की शैली कैसी लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 13, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। बताइए मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए किस विधा की है, तो ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका उपन्यास है बताइए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। इसकी एक पूछी जाती है इसकी नायिका, बताइए मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है। बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है, वर्षा वशिष्ठ। ये पूछा गया है जीआईसी में, इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। वर्षा वशिष्ठ जो है इसकी नायिका है। प्रश्न में चलते हैं 14, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता बताइए। कोणार्क नाटक किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क नाटक किसका बताइए, तो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क। जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का,
उस पे आधारित एक उपन्यास है। कहाँ का? सूर्य मंदिर उड़ीसा। कहाँ पर है सूर्य मंदिर? उड़ीसा में है। उसी के पृष्ठभूमि पे ये लिखा गया उपन्यास, इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, तिलचट्टा के रचनाकार बताइए। तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 15 का। तो तिलचट्टा नाम से नाटक है। क्या है ये? नाटक है। इसकी विधा भी बहुत पूछी गई है, अब इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। तिलचट्टा नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है यौन काम कुंठा पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? यौन काम कुंठा पर लिखा गया ये नाटक है। यौन काम कुंठा पर लिखा गया ये नाटक तिलचट्टा है। इसे जरूर नोट करिएगा। ये भी पूछा गया है कि यौन काम कुंठा पर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो तिलचट्टा है। इसके लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। चलते प्रश्न नंबर 16, इसमें बताइए कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए इसमें कौन सा शब्द है जो हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब हाथी का पर्यायवाची है। तो नाग जो है इसका अर्थ हाथी होता है। क्या होता है? हाथी होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शार्दुल का अर्थ क्या होता है बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए शार्दुल का अर्थ। प्रश्न नंबर 17, किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको वर्तनी बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियलिटी जीआईसी में जो है हिंदी व्याकरण से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें किस शब्द की वर्तनी सही है? उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद कैसे होता है? ऊपर प्लस युक्त होता है। क्या होता है? युक्त, उपर्युक्त बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी ये भी पूछा गया प्रश्न है। उपर्युक्त का संधि विच्छेद ऊपर प्लस युक्त होता है। कौन सी संधि बताइए इसमें? तो इसमें यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। चलते प्रश्न नंबर 18, सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। इसमें बताइए कि सही वर्तनी किसकी है? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे स्टार लगा कर नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, 8-10 बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो सही वर्तनी जो है जिसमें वो दोनों ज आधा होते हैं वही सही होता है। तो उज्ज्वल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस ज्वल होता है। क्या होता है? उत प्लस ज्वल। कौन सी संधि है बताइए? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? बताइए इसमें महाकाव्य नहीं है। तो रामचंद्रिका महाकाव्य है, कमायनी भी महाकाव्य है, रामचरितमानस भी महाकाव्य, लेकिन उर्वशी क्या है? एक खंड काव्य है। कौन सा है? खंड काव्य है। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर, उर्वशी बताइए किसकी रचना है? उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कब लिखी गई थी बताइए? कमेंट करके आप जरूर बताएं ये कब लिखी गई थी। ये कमेंट में आपका उत्तर हम लेंगे। उर्वशी कब लिखी गई थी? प्रश्न नंबर 20, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बताइए क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न नंबर 20 का, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? बताइए इसमें संचारी भाव नहीं है। नहीं को हमेशा घोर दिया करिए क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है और नहीं वाले प्रश्न इस समय ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं आयोग द्वारा। तो कौन सा इसमें संचारी भाव नहीं है? तो भय संचारी भाव नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? अस्थाई भाव है। क्या है? भय अस्थाई भाव है। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चिंता जो है संचारी भाव है, व्याधि जो संचारी भाव, अपस्मार भी संचारी भाव, लेकिन भय जो है अस्थाई भाव में आता है। देख कमायनी, कमायनी में कितने सर्ग हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। कमायनी में बताइए कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में जो है 15 सर्ग माने जाते हैं। इसका प्रथम सर्ग कौन सा है बताइए? प्रथम सर्ग कमायनी का क्या नाम है? और अंतिम सर्ग आपको बताना है।
अंतिम सर्ग। तो प्रथम सर्ग का नाम इसका चिंता है। क्या है? चिंता से लेकर के अंतिम सर्ग क्या है इसका? आनंद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। चलते प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन है? बताइए, इसमें से कौन सी कृति है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, पूछा है। निम्नलिखित में कौन से ज्ञान से पीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है? तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। कब मिला था? 1972 में। किसको मिला था बताइए? दिनकर को मिला था। चिदम्बरा पे 1968 में मिला था। किसको मिला था? पंत को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा पे 1982 में मिला था। किसको मिला था बताइए? महादेवी वर्मा को। किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन कामायनी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला है बताइए? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। इसे जरूर आप नोट याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24। प्रिय विद्यार्थियों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन जरूर दबा दें। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें। संसद से सड़क तक, बताइए संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? प्रश्न नंबर 24 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद से सड़क तक बताइए किसकी कृति है? तो धूमिल की कृति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक एक कौन सी विधा है? एक कविता है। क्या है? कविता है। धूमिल का पूरा नाम पूछता है, इसका पूरा नाम बताइए आप। बहुत बार पूछा गया है धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धूमिल था इनका नाम। क्या था? सुदामा पांडे धूमिल इनका नाम था। चलते प्रश्न नंबर 25। बिहारी रत्नाकर के रचयिता है। बताइए बिहारी रत्नाकर नाम से किसने रचना किया है? तो बिहारी नाम से रचना किए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी रत्नाकर क्या है? ये बिहारी सतसई की टीका है। किसकी टीका है? बिहारी सतसई की टीका लिखी गई है बिहारी रत्नाकर नाम से। इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? बताइए इसमें कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश का है? तो आधे अधूरे ये मोहन राकेश का, ये भी है। आषाढ़ का एक दिन ये भी मोहन राकेश का है। और लहरों के राजहंस ये भी मोहन राकेश का है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये सभी नाटक जो है मोहन राकेश के हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कब कब लिखा गया था ये नाटक? प्रश्न नंबर 26 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे जो था 1969 में लिखा गया था। 1969 में लिखा गया था। और ये आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में लिखा गया था। लहरों के राजहंस कब लिखा गया था? 1963 ईस्वी में लिखा गया था। इसे भी जरूर याद करें क्योंकि इसके मोहन राकेश का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। किसके जीवन पे? आप याद कर लीजिए, कालिदास के ऊपर लिखा गया ये नाटक है। इसमें तो लहरों के राजहंस बुद्ध के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। किसके जीवन पर चरित्र पर? बुद्ध के जीवन पर लिखा गया ये नाटक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद करिएगा। अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम बताइए। अंधेर नगरी नाम से किसने नाटक लिखा था? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाम से नाटक लिखा था। कब लिखा था बताइए? इसका सन बहुत पूछता है। तो 1881 ईस्वी में लिखे थे। ये कौन सी विधा है? ये प्रहसन है। ये कौन सा है? प्रहसन में आता है अंधेर नगरी। इसके प्रमुख पात्र कौन थे बताइए? बच्चा नारायण दास था। नारायण दास। और गुरु थे कौन? गोवर्धन दास। कौन था? गोवर्धन दास इसके जो गुरु थे। ये उसके पात्र हैं, जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। गोवर्धन दास और नारायण दास किसके नाटक के पात्र हैं? तो अंधेर नगरी नाटक के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 28। मधुशाला किस प्रकार की रचना है बताइए? मधुशाला जो है किस प्रकार की रचना है? तो हालावादी रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हालावाद के प्रवर्तक कौन है बताइए? हालावाद के प्रवर्तक आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हालावाद के प्रवर्तक जो हैं कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय
बच्चन माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इनकी हालावादी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश है। कब लिखी गई थी बताइए मधुशाला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1935 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। प्रश्न नंबर 29, पथ के साथी रचना की विधा है। बताइए पथ के साथी रचना की विधा किसकी है और किसकी रचना है, आप दोनों बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी प्रश्नोत्तरी के आप व्याख्यात्मक हल जानते हैं तभी आप परीक्षा में सफल होने की संभावना है। पथ के साथी बताइए कौन सी विधा है? ये संस्मरण विधा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका संस्मरण बताइए? महादेवी वर्मा का संस्मरण। किसका है? महादेवी वर्मा का संस्मरण है। इसमें कितने लेखकों के ऊपर लिखा है बताइए? तो 7 लेखकों के ऊपर ये लिखा गया संस्मरण। कितने लेखकों के ऊपर? 7 लेखकों के ऊपर लिखा गया संस्मरण है। कब लिखा गया था? 1956 ईस्वी में लिखा गया था। 7 लेखक कौन थे? मेन आप इसे जरूर याद करिए। एक रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? टैगोर थे। एक जयशंकर प्रसाद थे। कि कौन था? जयशंकर प्रसाद के ऊपर लिखा गया था। एक पंत के ऊपर लिखा गया था और एक निराला के ऊपर लिखा गया था। और बताइए किसके ऊपर लिखा गया था? बताइए मैथिली शरण गुप्त भी थे इसमें। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त भी थे। इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। और एक सियाराम शरण गुप्त थे। कौन थे? सियाराम शरण गुप्त भी थे। इन्हीं के ऊपर लिखा गया ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित को आरोही कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए। बताइए ये जो है वाद है, आपको इसको कालक्रम से लगाना है। बताइए कालक्रम अनुसार कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 30 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आएगा छायावाद, इसके बाद प्रगतिवाद, इसके बाद प्रयोगवाद, इसके बाद नवगीत आएगा। इस पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बताइए छायावाद कब से कब तक चला था? तो 1918 से माना जाता है छायावाद। प्रगतिवाद कब से चला था बताइए? 1936 से चला था। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से चला था। और नवगीत कब से चला था बताइए? 1957-58 के आसपास चला था। ये 1957-58 के बाद चला था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 31, रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो रहस्यवाद का संबंध जो है छायावाद से माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने सुना होगा रहस्यवाद की कवयित्री कौन मानी जाती है? बताइए रहस्यवाद की कवयित्री बताइए कौन मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को रहस्यवाद की कवयित्री कहा जाता है। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 32, हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता है। बताइए हिंदी शब्दानुशासन नाम से व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? तो किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक है आपको कंफ्यूज करता है, किसका है बताइए? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। बताइए शब्दानुशासन नाम से किसने लिखा है? बताइए ये किसका ग्रंथ है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र का है। किसका है? हेमचंद्र का ग्रंथ है। ये भी कंफ्यूज करता है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 33, बताइए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए ब्रज भाषा का जो है विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो हुआ है सो सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए ब्राचर अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है? ब्राचर से सिंधी भाषा निकली। कौन सी भाषा निकली है? सिंधी भाषा निकली है। मागधी से कौन सी निकली है बताइए? बिहारी हिंदी निकली है। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी का विकास जो हुआ है मागधी अपभ्रंश हुआ है। अर्धमागधी से किसका हुआ है बताइए? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसकी? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से माना जाता है। प्रश्न नंबर 34,
प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल प्रो को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। पर्ण मुकुट नामक निबंध के संकलन के लेखक बताइए। पर्ण मुकुट नाम से किसने निबंध लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पर्ण मुकुट जो है कुबेर नाथ राय का निबंध, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुबेर नाथ कैसे निबंधकार है? बहुत बार पूछा गया है। तो ये ललित निबंधकार है। कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार माने जाते हैं कुबेर नाथ राय। प्रश्न नंबर 35, चाक बताइए। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 35 बताइए। तो चाक जो है मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 36, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बताइए। आवारा मसीहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछी गई है रचना। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की जीवनी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने लिखा है बताइए आवारा मसीहा जीवनी? जब लिखा पूछ दे तो विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, और जीवनी पूछ दे किसकी जीवन पर है तो ये हो जाएंगे शरद चंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे लिखने में कितने समय लगा बताइए? नेट में पूछा गया प्रश्न है। इसे लिखने में 14 साल लगा। कितने साल? 14 साल लगा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर गोदान 37, गोदान का प्रकाशन वर्ष है। बताइए गोदान का प्रकाशन वर्ष कब है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करें। गोदान बताइए किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान में 2 पात्र है। गोदान के पात्र बताइए, वेरी वेरी पूछा जाता है। तो होरी कौन है? होरी और धनिया इसके 2 पात्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, क्षयवादी काव्य की समय सीमा है। बताइए क्षयवादी काव्य की समय सीमा क्या मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्षयवादी काव्य की समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी मानी जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताइए 1900 से 1920 ईस्वी तक कौन युग चला था? द्विवेदी युग चला था। कौन युग चला था? द्विवेदी युग चला था 1900 से 1920 तक। 1943 से 1953 तक कौन सा युग चला था बताइए? प्रयोगवादी युग। कौन सा युग चला था? प्रयोगवादी युग चला था। प्रश्न नंबर 39, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है। बताइए रानी केतकी की कहानी नाम से किसने रचना किया है? तो ईसा अल्लाह खां का ये रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? बताइए इसका दूसरा नाम क्या है? पूछ दे आपको तो क्या बताएंगे? दूसरा नाम उदय भान चरित है। क्या नाम है इसका? उदय भान चरित। अगर उदय भान चरित के रचना पूछ दे लेखक तो भी ईसा अल्लाह खां है, क्योंकि उदय भान जो थे ये राजा थे। कौन थे उदय भान? राजा थे। इनकी रानी कौन थी? रानी केतकी थी। इन्हीं का वर्णन ईसा अल्लाह खां ने किया है। प्रश्न नंबर 40, घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? बताइए प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र जो है, जो घीसू और माधव है? तो कफन कहानी के पात्र हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कफन कहानी कब लिखी गई थी? 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। वेरी वेरी का जरूर सन याद कर लीजिए। जो है बुधिया जो प्रसव पीड़ा से मर जाती है, कौन मरती है प्रसव पीड़ा से? बुधिया, ये याद कर लीजिएगा। तो उसके जो कफन के पैसों को घीसू और माधव क्या खाते हैं? जाकर शहर में खूब पूरी खाते हैं और शराब पीते हैं। प्रश्न नंबर 41, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। बताइए शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है निम्बकाचार्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए निम्बकाचार्य किसका माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका अवतार माना जाता है? बताइए विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। किसका अवतार है बताइए निम्बकाचार्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है विष्णु के सुदर्शन
चक्र के अवतार माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद कर लीजिए। शुद्धता द्वैतवाद। प्रश्न नंबर 42, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किस नामकरण किया गया, बताइए किसके नाम पर साकेत महाकाव्य का नामकरण किया गया है? तो स्थान के नाम पर साकेत का नामकरण किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साकेत किस भाषा का शब्द है, पूछा गया है रचना में। साकेत जो है किस भाषा का शब्द है? तो पाली भाषा का है। किस भाषा का है? पाली भाषा का शब्द है साकेत। इसका अर्थ क्या होता है बताइए? अयोध्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है। इसे भी जरूर याद करिए। इसलिए साकेत जो है महाकाव्य का नामकरण स्थान के नाम पर हुआ है। इसके रचनाकार कौन है साकेत के, बताइए? तो मैथिली शरण जो गुप्त हैं उनकी रचना है साकेत। इसमें कितने सर्ग हैं बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 42 का कितने सर्ग हैं बताइए, आपको बताना है। तो साकेत में जो है 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ये लक्ष्मण की पत्नी, कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पे लिखा गया एक काव्य है। किस पे? जो लक्ष्मण की पत्नी थी, कौन थी? उर्मिला थी, उसी के ऊपर लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 43, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है, बताइए? आधुनिक काल में जो राम कथा पर आधारित महाकाव्य इसमें से कौन सा है? तो साकेत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साकेत के बारे में मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया है। कौन सा सही अनुवाद होगा इसमें, बताइए? इसमें अनुवाद कौन सा सही अनुवाद है? तो इसमें सभी सही अनुवाद है। सहपादेन खंजा माने वह पैर से लंगड़ा है। विद्यालय निक्सा नदी अस्त मतलब विद्यालय के समीप नदी है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 45, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए, बताइए? प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय को छांटना हो तो उसका विच्छेद कर दीजिए। प्रति प्लस उत्तर हो जाता है इसका विच्छेद, तो प्रति उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी संधि बताइए? यण संधि इसमें। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में उक्त उपसर्ग किस शब्द में है, बताइए? उक्त उपसर्ग जो है किस शब्द में है? तो हमें बताया कि कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय जानने के लिए उसका विच्छेद किया करिए। तो देखिए उत प्लस कर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। तो उत्कर्ष हो जाएगा, इसी में उत उपसर्ग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, बताइए? इसमें पूजनीय में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसका विच्छेद कर दीजिए। प्रत्यय जानने के लिए पूज प्लस अनी प्रत्यय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? अनियर प्रत्यय में अनी बचता है। क्या बचता है इसमें? अनियर प्रत्यय में बचता क्या है? अनी बचता है, तो पूजनीय हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 48, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, बताइए? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो देखिए पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु में कत्वा प्रत्यय मिलकर बना है। कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय मिलकर पठित्वा बनता है। इसे आप जरूर याद कर लेंगे। पठित्वा माने क्या होता है बताइए? पढ़कर। क्या होता है इसका अर्थ? पढ़ कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 49, प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आस्था धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, बताइए? आस्था धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का कौन सा रूप हो जाएगा? प्रश्न 49 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा तिष्ठाव होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आस्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का बताइए? तिष्ठत तिष्ठाम
तिष्ठाव, और क्या होता है बताइए, तिष्ठाम होता है। क्या होता है, तिष्ठाम होता है। एक वचन में होता है, एक द्विवचन में होता है और ये बहुवचन में होता है। उत्तम पुरुष के ये रूप हैं, जरूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा, तिष्ठाव होगा। प्रश्न नंबर 50 बताइए, लिट लकार का तात्पर्य है। बताइए लिट लकार का क्या अर्थ होता है। तो लिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं। बताइए भूतकाल को बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो लंग लकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। वर्तमान काल को क्या कहते हैं बताइए, लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता है। आज्ञार्थक शब्द को क्या कहा जाता है बताइए, लोट लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक होता है, या उपदेश के अर्थ में होता है, या प्रार्थना के अर्थ में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद करिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है इस लकार से। प्रश्न नंबर 51, युष्मत शब्द का रूप युष्मत शब्द के है। बताइए युष्मत शब्द रूप जो है युष्मत के किस वचन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने 80 प्रश्न के एवज में मैंने आपको लमसम 200 प्रश्न बता दिया हूँ। तो ये युष्मत जो शब्द है युष्मत के किस वचन का है। प्रश्न नंबर 51 का तो पंचमी बहुवचन है। कौन सी है, पंचमी बहुवचन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 52, मत्ते। बताइए मत्ते शब्द मति शब्द का है। बताइए मति शब्द का कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। मति शब्द का कौन सा विभक्ति कौन सा वचन मत्ते बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 52 का बताइए कौन सा होगा, चतुर्थी एक वचन होगा। कौन सा होगा, चतुर्थी एक वचन मत्ते बनता है। कैसे लिखा जाता है चतुर्थी एक वचन में, मत्ते मतिभ्याम मतिभ्याम और क्या चलता है बताइए, मतिभ्य होता है, मतिभ्य होता है चतुर्थी का। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन होगा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में द्वंद्व समास किस शब्द में है। बताइए द्वंद्व समास इसमें किस शब्द में है। तो द्वंद्व समास द्वादश होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या विच्छेद होगा, 2 और 10, 2 और 10 मिलके क्या बनते हैं, द्वादश बनते हैं। 2 और 10 मिलकर द्वादश होगा, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। त्रिरात्रम और पंचगमम में कौन सा समास है बताइए, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। घनश्याम में कौन सा समास है बताइए, कर्मधारय समास है। जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 54, त्रिनेत्र में कौन सा समास है बताइए। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, जहां पर त्रिनेत्र अर्थात किसका है बताइए, शिव जी का है, शंकर जी का है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। प्रिय विद्यार्थियों, जीआईएसी प्रवक्ता में ऐसे प्रश्न कूट वाले बहुत आते हैं, आप इसे जरूर अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कूट में इसको लगाना है। देखिए चयन में कौन सी संधि हो जाएगी बताइए, चयन में कौन सी संधि हो जाएगी, तो अयाद संधि हो जाएगी। एकाएक में कौन सी संधि हो जाएगी, तो वृद्ध संधि हो जाएगी। इत्यादि में कौन संधि हो जाएगी बताइए, तो यौन संधि हो जाएगी। धर्माध्यक्ष में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। इस प्रकार से 1 का 3 देखिए ए है, बी का 2 1 है, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जीआईएसी प्रवक्ता में कूट वाले प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। शरद चंद्र का संधि विच्छेद होगा। बताइए शरद चंद्र का कौन सा इसमें संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 56 का बताइए, तो शरद चंद्र का कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरद प्लस चंद्र होता है।
ये कौन सी संधि है बताइए? व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 57, रामस चिनोती में संधि का कौन सा नियम लागू होता है बताइए? रामस चिनोती में कौन सा संधि का नियम लागू होता है? तो सचुनाचु संधि होगी। इसमें कौन संधि होगी? सतो सचुनाचु संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 58, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा बताइए? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार यह पूछी गई है। तो विष्णवे का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो विष्णु प्लस ए होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का। कौन सी संधि है बताइए? कौन सा संधि है? गुण संधि है इसमें। प्रश्न नंबर 59, नायका शब्द में कौन सी संधि बताइए? नायका शब्द में कौन सी संधि है? नाय का संधि विच्छेद क्या होता है? नय प्लस अक होता है। नायका तो अयाज संधि हो जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 60, स्वप्नवास दत्तम के रचयिता का नाम क्या है बताइए? स्वप्नवास दत्तम जो है रचना किसकी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रश्न नंबर 60 का बताइए। तो ये भास की रचना है। किसकी रचना है? भास की रचना मानी जाती है। एक बार पूछा गया है कालिदास के पूर्ववर्ती कौन आते हैं? तो ये कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। कालिदास के पूर्ववर्ती माने जाते हैं भास। कालिदास ने अपनी रचना में इनका उल्लेख किया है। कालिदास ने अपनी रचना में इनका क्या किया है? उल्लेख किया है भास का। इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 61, प्रिय विद्यार्थियों, मैं परीक्षा की दृष्टि से आपको जीआईसी प्रवक्ता का प्रैक्टिस सेट 17 कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताइए कौन सा प्रश्न है जो शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नहीं वाले प्रश्न तो इसमें ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन माने तो होता है ब्रह्मा, क्या होता है? ब्रह्मा होता है। मतलब चतुर माने चार आनंद जिसको हो, चार मुख जिसके हो ब्रह्मा होगा। चतुर्मुख इसका भी अर्थ होता है ब्रह्मा, जिसके चार मुख हो वो क्या होगा? ब्रह्मा हो जाएगा। और चतुर्भुज का अर्थ होता है विष्णु, चार भुजा हो जिसके क्या हो? चार भुजा हो, कौन सा हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। कमलासन का अर्थ होता है कमल पर जिसका आसन हो, ये भी ब्रह्मा हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्भुज का अर्थ होता है विष्णु, यही पर्यायवाची ब्रह्मा का नहीं है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए बताइए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वेरी वेरी, और जीआईसी में 1 नंबर अशुद्ध वाक्य से जरूर पूछा जाएगा। आप शुद्धि अशुद्धि अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो निम्नलिखित कौन अशुद्ध वाक्य है? देखिए यहीं गलती है, अनेकों नहीं होता है, एक होता है, उसका जो होता है बहुवचन का होता है अनेक होता है। तो यहाँ अनेक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अनेक होना चाहिए, अनेकों नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में कौन एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता बताइए? इसमें कौन सा शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो पाएगा? तो देखिए गिलहरी जो ऐसा शब्द है इसका लिंग परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आदमी का देखिए लिंग परिवर्तन हो जाता है, औरत हो गया, क्या हो गया? आदमी का औरत। काला का क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। और लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। लेकिन गिलहरी का लिंग परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 64, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई जो है सर्वनाम की दृष्टि से किस प्रकार का बताइए? कोई खड़ा है, निश्चय नहीं हो पा रहा है कौन खड़ा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें निश्चय ही नहीं हो रहा है कौन खड़ा है। प्रश्न नंबर 65, पाली भाषा का संबंध है बताइए? पाली भाषा का संबंध किसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गया ये प्रश्न है। तो पाली भाषा का संबंध जो है बौद्ध साहित्य से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू जैन धर्म से किसका संबंध है बताइए? प्राकृत का संबंध, ये भी बहुत पूछा गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। प्राकृत भाषा जो है का साहित्य जो लिखा है जैन साहित्य लिखा गया है। प्रश्न नंबर 66, कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है बताइए? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन में लॉ आता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67,
कौन सा व्यंजन उस व्यंजन वर्ग में नहीं है? बताइए इसमें कौन सा उस व्यंजन नहीं है? तो ल जो है अभी मैंने बताया कि कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है। इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा, पार्श्विक व्यंजन है ल। और स जो है उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? बताइए अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। जो अनुस्वार होता है एक बिंदी और जो विसर्ग होता है दो बिंदी, यही दोनों क्या है, क्या है बताइए, अयोगवाह हैं। कभी स्वर में प्रयोग होते हैं, कभी व्यंजन में प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कभी स्वर बन जाएंगे, कभी व्यंजन बन जाएंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अयोगवाह कौन है? अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। बताइए बाबा जो है योगी महाराज के जो जनपद जहाँ से आते हैं उनका एक मठ है गोरखपुर में। कौन सा मठ है बताइए? गोरक्षपीठ मठ है, गोरक्षपीठ मठ है। मैं वहाँ पर नौकरी करता था, गोरक्षपीठ मठ। बताइए वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत बड़ा वहाँ गोरखनाथ का मंदिर है। गोरखनाथ मंदिर में आराध्य शिव जी हैं। कौन है वहाँ देवता? शंकर जी हैं। शंकर जी को ही आदि गुरु कहा जाता है। गोरखनाथ पीठ में आदि गुरु किसे कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। वहाँ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। आदि गुरु कौन है? भगवान शिव हैं। उन्हीं की पूजा वहाँ पर की जाती है। बताइए वहाँ गोरखपुर की बोली कौन सी है? यहाँ योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं, इस समय तो मुख्यमंत्री हो गए हैं। यहाँ की भोजपुरी बोली बोली जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ खिचड़ी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। गोरखपुर का खिचड़ी का मेला बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। हिंदी की बोलियों की संख्या है। बताइए हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? ऑप्शन देख कर उसको लगाना है। हिंदी की बोलियाँ कभी 17 कभी 18 पूछता है, या 17 रहेगा याद करिए, या 18 रहेगा। जब दक्षिणी हिंदी को नहीं लेगा तो 17 हो जाएगा, और दक्षिणी हिंदी को ले लेगा तो 18 हो जाएगा। तो समानता बोलियाँ 18 हैं हिंदी की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम है। बताइए राजा निर्वंशिया किसकी कहानी है? तो कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमलेश्वर बताइए किस पत्रिका के संपादक थे? मैंने आपसे पूछा था। तो कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया के एक पात्र है चंदा। कौन सी पात्र है? बहुत फेमस पात्र है चंदा, इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 72, चिंतामणि के लेखक हैं। बताइए चिंतामणि के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 72 का तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। चिंतामणि कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इसका बहुत बार पूछा गया। इसका प्रथम भाग जो है किस नाम से छपा था? बताइए चिंतामणि का प्रथम भाग किस नाम से छपा था? बताइए नाम से प्रकाशित हुआ था। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, इससे इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसी को हम बताते हैं। वेरी वेरी इसको इम्पोर्टेंट लगाकर बताइए। तो चिंतामणि का प्रथम भाग जो है किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार विथि नाम से। विचार विथि नाम से कब प्रकाशित हुआ था? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1930 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर चलते हैं 73, निम्नलिखित में कौन सा अलंकारवादी आचार है? बताइए इसमें से कौन सा अलंकारवादी आचार माने जाते हैं? देखिए दंडी जो है 7वीं शताब्दी के हैं, ये भी अलंकारवादी हैं। भामा भी अलंकारवादी हैं। जयदेव भी अलंकारवादी हैं। इसलिए ये सभी अलंकारवादी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 74, कहें कभी बेनी। यहाँ एक बेनी और रहेगा, मिस हो गया है। कहें कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा? जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कौन अलंकार होता है? बताइए यमक अलंकार। ये ऑप्शन सही है। देखिए कवि बेनी है। बेनी नाम का कौन है? कवि है।
और ये बेनी जो है वासुड़ी है। क्या है? वासुड़ी का नाम है। बेनी का अर्थ होता है वासुड़ी, और एक बेनी कवि है। एक ही शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 75, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे। बताइए, नायिका के भेद से देखिए प्रश्न उठा लिया। जीआईसी में बहुत पूछता है नायक और नायिका का भेद। अब नाटक में है उसलिए आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 75 बताइए। तो उसे मुग्धा कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये प्रोढ़ा किसे कहते हैं? प्रोढ़ा नायिका किसे कहते हैं बताइए? वह नायिका जो यौवन अवस्था की अंतिम चरण में है। किसकी अवस्था में? वह नायिका जिसका यौवन अवस्था जो है अंतिम चरण में है, वो यौवन अवस्था अंतिम चरण में है, उसे कहेंगे क्या है? चरण में। तो प्रोढ़ा नायिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 76, तो ये राजा दुष्यंत जो है किस प्रकार के नायक हैं? राजा दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजा दुष्यंत धीर ललित नायक हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धीरोदत्त नायक कौन आता है बताइए? राम आते हैं। और युधिष्ठिर जो है धीरोदत्त नायक में आते हैं। इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 77, प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों के रचना काल का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इसका नाटक है जयशंकर प्रसाद का। रचना काल के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जीआईसी के लिए रामबाण है, क्योंकि जो नाटक के रूप बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। तो उनके बताइए ये नाटकों का क्रम बताना है 77 का। तो उनका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद स्कंदगुप्त लिखा गया, इसके बाद लिखा गया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद ध्रुव सामने लिखा गया है। बताइए कब कब लिखा गया है? इसके सन भी जरूर आप याद कर लेंगे। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में लिखा गया है। स्कंदगुप्त कब लिखा गया है? 1928 ईस्वी में लिखा गया है। चंद्रगुप्त कब लिखा गया है? 1931 ईस्वी में लिखा गया है। ध्रुव सामने कब लिखा गया है? 1933 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव सामने माना जाता है। इसे भी आप देख करके टिक लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 78, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत विवेचन मिलता है। बताइए सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो उनकी साहित्य लहरी में रीत विवेचन मिलता है। इसमें नायक नायिका भेद है, अलंकार भी इसमें वर्णन है। तो ये इसमें साहित्य लहरी में और किसका? सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का इसमें वर्णन किया था। सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का वर्णन किया था। इसे भी आप याद करिए। किस रचना में? साहित्य लहरी में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का वर्णन किया है। चलते प्रश्न 79 का। ध्वन्यालोक के रचयिता है। बताइए ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? प्रश्न 79 बताइए। तो ध्वन्यालोक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। एक पूछता है ध्वन्यालोक लोचन, इसी किसका ग्रंथ है बताइए? ध्वन्यालोक लोचन। आपको दोनों में कंफ्यूज करेगा। ये ध्वन्यालोक है, ये ध्वन्यालोक लोचन है। तो ये किसका ग्रंथ है? तो ये अभिनव गुप्त का ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में बृहत्त्रयी में शामिल कौन सी कृति है? बताइए इसमें कौन सी कृति है जो बृहत्त्रयी में शामिल है? तो किरातार्जुनीयम जो है बृहत्त्रयी में शामिल कृति है। किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 18 सर्ग माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम बताइए कि कहाँ की कथा है? कि तो किरात वेशधारी शिव, किरात वेश में कौन थे? वेश में जो है शिव थे। और अर्जुन का युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? अर्जुन के युद्ध का वर्णन है इसमें। ये फिर याद करिए कौन सी? ये वीर रस में लिखा है। किस रस में लिखा है? वीर रस में लिखा है, जिसमें 18 सर्ग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लिया।
प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जीआईसी प्रवक्ता का प्रैक्टिस सेट की पूरी प्रश्नोत्तरी देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से लेता हूं विदा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्नोत्तरी सर कैसी लगी। आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।